हेलो बच्चों, कैसे आप लोग, क्या हालचाल। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉस्टिंग क्लास 11 सेमिस्टर 2 का कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत प्यारे चैप्टर है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में। कॉस्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 1, मतलब पार्ट दिया हुआ है, तो मटेरियल्स 1 पार्ट हम पढ़ेंगे आज। और उसमें जो मेन पार्ट हम पढ़ेंगे आज वो है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। तो इस लेक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मतलब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक स्टोर कीपिंग। मतलब स्टोर कीपिंग क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, मतलब इन्वेंटरी सिस्टम किस तरह से हम मेंटेन करते हैं स्टोर में, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज होता है, जैसे कि गुड्स रिसिप्ट नोट्स, स्टोर रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट, बिन कार्ड, ये सब के बारे में आज हम सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझने से पहले थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, आप लोगों को आइडिया देते हैं कि भाई फैक्ट्री में मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो फिनिश गुड्स बनाते हैं, वहाँ पे किस तरह से काम होता है, एक्चुअली क्या क्या डिपार्टमेंट रहता है, किस तरह से आपस में काम धाम होता रहता है। तो स्पेशली हमको यहाँ जानना जरूरी है कि जैसे कि मटेरियल जो होता है, मटेरियल कहाँ रहते हैं, जनरली स्टोर में हम ला के रखते हैं, फिर स्टोर से कहाँ ले जाते हैं, जहाँ प्रोडक्शन फ्लोर है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं फैक्ट्री का, किस तरह से फैक्ट्री में काम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक फैक्ट्री है, ये मान लेते हैं एक फैक्ट्री है ना। तो फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, यहां से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मानिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, और जैसे हम और एक कर लेते, जैसे कि यहाँ मान लीजिए आपका, यहाँ मान लीजिए स्टोर्स है, ये स्टोर्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये स्टोर डिपार्टमेंट है। अब मान लीजिए जैसे हमने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मानिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन फ्लोर जो होता है ये हो गया हमारा प्रोडक्शन फ्लोर। इसमें मान लीजिए दो जॉब, अलग अलग जॉब है, अलग अलग काम होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग जॉब में डिवाइड कर लेते हैं, मानिए कि यहाँ पे ये है जॉब बी चल रहा है, जॉब ए चल रहा है, यहाँ पे जॉब ए, और यहाँ चल रहा है जॉब बी। ठीक है ना, जॉब बी, ये है जॉब बी। इस तरह से अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दो जॉब का काम चल रहा है। ये हो गया स्टोर डिपार्टमेंट आपका। ठीक है, और अलग अलग और भी कुछ डिपार्टमेंट यहाँ रहेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ रहेगा, जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट रहेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट रहेगा। मान लीजिए यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर फिर मान लीजिए यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है, स्टोर के नीचे लिख लेते हैं परचेज, यहाँ परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए क्वालिटी हो गया, मतलब अकाउंट्स है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी रहेगा। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट फैक्ट्री में रहता है। तो मान लीजिए और एक डिपार्टमेंट जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं किस तरह से काम होता है। हमारा काम यहाँ पे क्या है, मेनली क्या होता है कि हम मटेरियल परचेज करके लाते हैं, स्टोर में रखते हैं, मतलब मटेरियल किस तरह से हैंडल
होता है, क्योंकि मटेरियल हैंडल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल को कंट्रोल करना, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है, मटेरियल जो मतलब फिनिश गुड्स जो प्रोडक्शन होता है, उसमें जो मेन पार्ट रहता है वो है रॉ मटेरियल्स। मतलब जिस रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बनते हैं उसमें ही हमारा ज़्यादा खर्चे होता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे ये काम होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं फैक्ट्री में, उसके बाद हम चलते हैं मेन टॉपिक में। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये स्टोर डिपार्टमेंट है, ये स्टोर डिपार्टमेंट है, इसका काम एक्चुअल में क्या है? इनका काम है जो गुड्स को जो परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर मटेरियल जो आते हैं स्टोर में उसको रिसीव करना, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जितना मटेरियल चाहिए वो मटेरियल डे बाय डे, डे टू डे जो रिक्वेशन डालेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा। जैसे यहाँ पे जॉब ए में चाहिए, जॉब ए में, जॉब बी में चाहिए, जॉब बी में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उसके लिए वो अलग से पेपर मतलब रिक्वेशन नंबर देगा, उसके हिसाब से। और भी एक काम है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरे साल में कितना मटेरियल लगेगा उसका एक बिल ऑफ एंट्री बोल के बना के देते हैं। मतलब स्टोर रिक्वेशन जो टोटल मतलब स्टोर रिक्वेशन डे बाय डे का होता है, और एक होता है बिल ऑफ मटेरियल जिसमें लिखा रहता है पूरा साल में क्या प्लानिंग है, क्या क्या मटेरियल पूरा साल में चाहिए या कुछ टाइम के लिए कितना मटेरियल चाहिए, उसमें डिटेल्स बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना के किसको देते हैं? स्टोर डिपार्टमेंट को देते हैं। और स्टोर उसी के हिसाब से रिक्वेशन बना के परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट उसमें टाइम वाइज वो चीज खरीद के स्टोर डिपार्टमेंट में सप्लाई करते हैं। तो स्टोर कैसे काम करते हैं? स्टोर में मटेरियल पहले रिसीव होता है, सप्लायर से मटेरियल आता है, फिर स्टोर क्या करता है उस मटेरियल को जिस तरह से प्रोडक्शन में जिस तरह से उसको रिक्वेशन आएगा उस तरह से वो सप्लाई करते रहेगा। ठीक है, अगर देखिए और क्या काम हो सकता है, मान लीजिए कि एक जॉब में ज्यादा मटेरियल ले लिया गया रिक्वेशन, तो उसको रिटर्न कर सकते हैं, मतलब जॉब से फिर आपके पास रिटर्न आ सकता है। और क्या हो सकता है कि भाई एक जॉब से दूसरे जॉब में जो ए जॉब में ज्यादा मटेरियल आ गया था वो दूसरे जॉब में मतलब बी जॉब में ट्रांसफर कर दिया, ये भी काम ऐसे भी हो सकता है। ये तो क्या मटेरियल के बारे में आपको समझाया। और ये जो क्वालिटी डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है। क्या करते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट? क्या करता है जो मटेरियल स्टोर में आते हैं उस मटेरियल को चेक करके बताते हैं भाई ये मटेरियल ठीक है या नहीं है, मतलब प्रोडक्शन में जो यूज होगा वो सही है, प्रोडक्शन में हम यूज कर सकते हैं, सही क्वालिटी का मटेरियल है या नहीं, उसके बारे में क्वालिटी डिपार्टमेंट सर्टिफाई करते हैं, तभी जाके मटेरियल प्रोडक्शन में इशू होता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट का फंक्शन अभी मटेरियल के साथ खास तौर से नहीं है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया आपको। क्या बताया गया आपको? स्टोर कीपिंग। चलिए स्टोर कीपिंग क्या होता है? ठीक है, स्टोर कीपिंग का क्या मतलब होता है देख लेते हैं। क्या बोला गया आपको? स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स और स्टोर कीपिंग इज द फंक्शन ऑफ रिसीविंग मटेरियल, फंक्शन ऑफ रिसीविंग मटेरियल, फंक्शन ऑफ रिसीविंग मटेरियल, स्टोरिंग देम and issuing these to workshops और डिपार्टमेंट। मतलब काम क्या है स्टोर कीपिंग का? स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो मटेरियल आपका बाहर से खरीद के आएगा उसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, पहले रिसीव करना है, उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके अलग अलग करके स्टोर करके रखना है। एंड देन क्या करना है, उसको जिस तरह से प्रोडक्शन में चाहिए उस तरह से रिक्वेशन वाइज उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देना है, ट्रांसफर कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बताया गया? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग भाई हम क्यों करते हैं? स्टोर कीपिंग हम करते क्यों है? जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं? चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया गया आपको? टू प्रोटेक्ट स्टोर्स अगेंस्ट लॉसेज। मतलब स्टोर्स जो मटेरियल जो है उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम नहीं रखेंगे
तो खराब हो सकता है, उसके लिए लॉस हो जाएगा हमारा, तो इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से रखना जरूरी है। नेक्स्ट होता है, और उसका हिसाब किताब भी रखना जरूरी है। नेक्स्ट होता है टू कीप गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी और इशू, मतलब जो गुड्स प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज होना है, प्रोडक्शन के लिए यूज होना है, उसको प्रॉपर तरीके से रेडी करके रखना है कि जैसे ही रिक्विजिशन आए तो हम वो मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर में इशू कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, टू प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विस एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब स्टोर को हम इस तरह से, मतलब मटेरियल को इस तरह से हम रखेंगे स्टोर में कि बहुत ही कम समय में और बहुत कम लेबर लगा के हम तुरंत उसको इशू कर पाए प्रोडक्शन में। ठीक है, और उसको तरीके से हम ढूंढ पाए, उसके लिए ज्यादा खर्चा ना हो। मिनिमम कॉस्ट का क्या मतलब है, मिनिमम कॉस्ट मतलब स्टोर हम ऐसे करके रखेंगे, ना तो ओवर स्टॉक रखेंगे ना तो अंडर स्टॉक रखेंगे। तो ओवर स्टॉक रखेंगे तो हमारा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। जो अभी आपको बताया कि अगर हम ओवर स्टॉकिंग कर देते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक में आपका घुस के रह जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमको बाहर पे करना पड़ता है ना, तो हम वो पैसा दूसरे जगह यूज कर सकते थे, वो नहीं कर पाएंगे, तो वो सही नहीं है। अगर ओवर स्टॉक रखेंगे वो मटेरियल खराब भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि अंडर स्टॉक। अंडर स्टॉक का मतलब जितना स्टॉक मिनिमम आपको मेंटेन करना चाहिए था, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको लिख के नहीं रखेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको सजा के नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर अंडर स्टॉक हो गया कभी भी आपको प्रोडक्शन बंद हो सकता है, क्योंकि मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बताएगा आपको, टू फैसिलिटेट परपेचुअल इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री जो है रेगुलर यूज होता रहता है, तो मटेरियल हिसाब किताब ऐसे रखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि रेगुलर जो मटेरियल आ रहा है और जा रहा है उसका हिसाब किताब ठीक से रहे, कि मटेरियल कभी भी शॉर्टेज ना हो जाए और हिसाब किताब भी सही रहे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो इन्वेंट्री हम मेंटेन करते हैं वो परपेचुअल सिस्टम में मेंटेन करते हैं, मतलब चलिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देखिए क्या बताया गया आपको, द सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इन व्हिच, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, द सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, एक इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम है, इन व्हिच ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मटेरियल, मतलब मटेरियल के साथ रिलेटेड जो भी मैटर होता है, जैसे कि मटेरियल परचेज किया गया, इशू किया गया, रिटर्न हुआ, बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, अगर शॉर्टेज कितना हो गया, फिजिकली शॉर्टेज हो गया या सरप्लस हो गया एटसेट्रा, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स मेंटेन इन द स्टोर्स में वो मेंटेन किया जाता है, जिसमें वो रिकॉर्ड किया जाता है, एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन ए कंटिन्यूअस मैनर, सिर्फ स्टोर में नहीं, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेंटेन किया जाता है, ऑल थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आया समझ में, जैसे कि एक सिस्टम है, किसका सिस्टम है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, जिसके थ्रू मटेरियल रिलेटेड जो भी मैटर है हर चीज के बारे में इसमें ध्यान दिया जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट स्टोर में भी है कुछ, और कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, वो कंटिन्यूअसली डेली बेसिस में उसमें लिखा जाता है और मेंटेन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। देखिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है,
और उसके लिए फिर क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है उसके बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ, क्या क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीन कार्ड मेंटेन करते हैं हम लोग। कहाँ मेंटेन होता है ये, केप्ट इन स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट में बीन कार्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और क्या मेंटेन किया जाता है, और होता है स्टोर लेजर, जो कहाँ मेंटेन किया जाता है, केप्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीन कार्ड के बारे में हम आगे जानेंगे या स्टोर लेजर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज हम बीन कार्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। आगे चलते हैं फिर। चलिए, क्या बताया गया, बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर। ये जो स्टोर लेजर या बीन कार्ड हम बनाएंगे उसके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, जिसके ऊपर बेस करके हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे। चलिए, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगता है, चलिए देख लेते हैं। एक होता है गुड्स रिसीव्ड नोट्स नंबर, आप देखेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट, आगे जाएंगे जाके देखेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट। नेक्स्ट होता है स्टोर रिक्विजिशन नोट और मटेरियल इशू रिक्विजिशन, और नेक्स्ट क्या है, मटेरियल रिटर्न नोट, और नेक्स्ट होता है मटेरियल ट्रांसफर नोट। तो स्टोर लेजर या बीन कार्ड मेंटेन करने के लिए हमको ये 4 डॉक्यूमेंट्स जरूर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आगे देखते हैं क्या बताया गया आपको। ठीक है बच्चों, थोड़ा थियोरी पेपर है ये, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन पढ़ो मजे में यार, इसको तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिखना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा पढ़ ही लो। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, गुड्स रिसीव नोट्स क्या होता है। आपको पहले हमने बताया था कि स्टोर में मटेरियल रिसीव होता है, कैसे, जैसे कि परचेज ऑर्डर बनता है पहले, फिर सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर टाइम वाइज मटेरियल भेजते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो कहाँ आता है मटेरियल, वो मटेरियल पहले आता है कहाँ है, स्टोर में आता है। तो जब स्टोर कुछ मटेरियल आता है तो उसको रिसीव करता है, जब स्टोर मटेरियल रिसीव करता है उस समय स्टोर में एक नोट बनता है, एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है गुड्स रिसीव नोट। स्टोर में जब मटेरियल आया तब स्टोर कीपर ये बनाते हैं। क्या बताया गया है, ऑल मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसीव ड्यूरिंग द डे इज रिकॉर्डेड बाय स्टोर कीपर ऑन गुड्स रिसीव नोट्स। तो पूरा दिन में जितना मटेरियल स्टोर में आए हैं उसके लिए एक गुड्स रिसीव नोट्स, आपको दिखाएंगे बाद में कैसे देखने में लगता है ये, एक गुड्स रिसीव नोट्स बनाते हैं जिसमें जो जो मटेरियल पूरा दिन में आया उसमें कौन लिखते हैं, स्टोर कीपर लिखते हैं। स्टोर कीपर रेगुलर बेसिस में, रेगुलर जो जो मटेरियल आएगा उसको लिखेगा, और किस तरह से, व्हिच आर नंबर्ड सीरियली, जो गुड्स रिसीव नोट नंबर है उसका एक सीरियल नंबर भी रहता है, आर प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, मतलब 3 कॉपी उसका रहता है, 3 कॉपी बनते हैं। एक 1 कॉपी ऑफ गुड्स रिसीव नोट्स इज केप्ट इन स्टोर, एक कॉपी स्टोर में रखा जाता है। अदर 2 कॉपीज, बाकी जो 2 कॉपी है, आर सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पहले जो गुड्स हमारे पास आते हैं स्टोर में उसके लिए डिटेल में हर दिन स्टोर कीपर जो नोट में लिखते हैं उसको बोला जाता है गुड्स रिसीव नोट नंबर, गुड्स रिसीव नोट, और उसका 3 कॉपी बनता है, एक कॉपी स्टोर में रखा जाता है और 2 कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे देख लेते हैं इसको देखने में कैसे लगता है। ये देखो इसको देखने में कैसे है, ये है आपका गुड्स रिसीव नोट। ठीक है, इस तरह से कंपनी का नाम ऊपर रहेगा, इस तरह से हेडलाइन रहेगा। ये यहाँ पे देखिए सप्लायर का नेम, डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ डिलीवरी कब आया, क्वांटिटी क्या है, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, रेट, अमाउंट, सीरियल नंबर, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें सीरियली लिखा जाता है, सप्लायर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ नंबर है, नंबर लिखा जाता है, प्रॉपर इसका नंबर रहता है सीरियली। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है मेटेरियल इशू रिक्वेशन, और इसको बोला जाता है मेटेरियल इशू रिक्वेशन, और इसको बोला जाता है स्टोर रिक्वेजिशन। ठीक है बच्चों, मेटेरियल इशू रिक्वेजिशन और स्टोर रिक्वेजिशन, ये होता क्या है? मेटेरियल शुड नॉट बी अलाउड टू पास फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट इनटू वर्क्स विदाउट ऑथोरिटी ऑफ रिटर्न रिक्वेजिशन। मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल स्टोर से अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या वर्कशॉप में जाएगा तो बिना ऑथोरिटी, रिटर्न अथॉरिटी के बिना नहीं जा सकते। ऐसे मेरा मर्जी हुआ, चलो मटेरियल उठाया और चलो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है भैया। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम होता है। वहाँ पे रिक्वेजिशन, मटेरियल का जो रिक्वायर्ड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आएगा, किसके पास? स्टोर के पास आएगा। ठीक है ना? तो स्टोर के पास जैसे रिक्वेजिशन नंबर आएगा, कितना मटेरियल चाहिए, क्या क्या आइटम चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसका ऑथराइज्ड साइन भी रहेगा उसमें। कोई पर्सन है जो ऑथराइज्ड है उसमें वो साइन करेगा। मटेरियल इशूड रिक्वेजिशन शुड बी साइन बाय ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो साइन करके देगा। तो फिर उसके बेसिस में क्या होगा? मटेरियल इशू रिक्वेजिशन और स्टोर रिक्वेजिशन नोट आर डिमांड्स अपॉन द स्टोर कीपर। कहाँ पे किया जाता है? स्टोर कीपर के पास वो लिख के रिक्वेजिशन आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि भाई आज मेरे को ये मटेरियल इतना इतना क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, टू इशू देयर आर और डिस्पैच टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बेसिस में मटेरियल को डिपार्टमेंट में, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सप्लाई किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मटेरियल चाहिए बोलने से ही मटेरियल नहीं पहुंच जाएगा। उसके लिए प्रॉपर पेपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिसके बेसिस में मटेरियल भेजा जाएगा। ठीक है बच्चों, यूजुअली क्या होता है? इसमें यूजुअली क्या होता है? 3 कॉपीज ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन बनता है। तो पहले स्टोर रिक्वेजिशन क्या आइडिया हो गया आपको? स्टोर रिक्वेजिशन कुछ नहीं है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए, कितना कितना क्वांटिटी में चाहिए, वो एक रिक्वेजिशन बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? स्टोर डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट उसके बेस में वो मटेरियल इशू करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फिर उसके लिए क्या होता है? 3 कॉपीज बनता है, इसका 3 कॉपी बनता है। और क्या किया जाता है इसका? स्टोर रिक्वेजिशन नोट्स आर प्रिपेयर्ड 2 कॉपीज, जो बनाया था 3 कॉपी, उसमें से 2 कॉपीज आर सेंड टू स्टोर डिपार्टमेंट। 2 कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट में सेंड किया जाता है और 1 कॉपी किया जाता है, 1 कॉपी इज कीप्ड बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मतलब जो डिपार्टमेंट बना के दिए हैं, जिसको चाहिए मटेरियल, वो डिपार्टमेंट अपने पास 1 कॉपी रख देगा। ठीक है, नाउ आउट ऑफ 2 कॉपी, जो 2 कॉपी स्टोर में भेजा गया था, जो 2 कॉपी स्टोर में भेजा गया था, तो डिपार्टमेंट में भेजा गया था, उसमें से क्या होगा? देखिए, उसमें से ओनली 1 कॉपी इज रिटेन बाय इट, 1 कॉपी अपने पास रखेगा, और अनदर जो है, अनदर इज रिटर्न टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा कोटिंग डिटेल्स ऑफ द स्टोर इशू, मतलब जितना क्वांटिटी उसने इशू किया है उसके साइड में लिख देगा, भाई आपने रिक्वेजिशन इतना दिया था और हमने उसके अगेंस्ट में इतना मटेरियल आपको इशू किया। हो सकता है कम इशू करे, क्योंकि पूरा अगर उसके पास स्टॉक में कम रहे तो उससे कम इशू करे, या जितना क्वांटिटी मांगा था उतना क्वांटिटी उसने भेजा है, वो साइन करके उसके पास स्टोर कीपर ने 1 कॉपी फिर दोबारा उस डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। क्लियर हुआ? तो पहले क्या होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास से एक रिक्वेजिशन आएगा जिसको हम बोलेंगे स्टोर रिक्वेजिशन नंबर, जिसके हिसाब से मटेरियल इशू किया जाएगा। कौन इशू करेगा? स्टोर कीपर। इसको इशू करेगा उस डिपार्टमेंट को, फिर उसका 3 कॉपी बना के भेजेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उसमें से 1 कॉपी, सॉरी अकाउंट्स नहीं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसमें से 1 कॉपी अपने पास रखेगा, 2 कॉपी स्टोर में भेजेगा। स्टोर में क्या होगा? 1 कॉपी स्टोर कीपर अपने पास रखेगा और 1 कॉपी में
डिटेल्स लिख के कि भाई क्या क्या मटेरियल उसने दिया है, कितना दिया है, उसका डिटेल्स लिख के फिर दोबारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखिए स्टोर रिक्वेजिशन किस तरह से, इस तरह से स्टोर रिक्वेजिशन बनाया जाता है। ये है स्टोर रिक्वेजिशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हम आते हैं मटेरियल रिटर्न नोट। अब मटेरियल रिटर्न नोट क्या होता है? व्हेन मटेरियल रिक्वेजिशन हैपन टू बी मोर देन द रिक्वायरमेंट, मतलब जितना मटेरियल चाहिए था आपको उससे ज्यादा आपने रिक्वायरमेंट दे दिए थे, रिक्वेजिशन दे दिए थे, तो आपका मतलब डिपार्टमेंट में स्टोर से भेज दिया गया। द एक्सेस इज रिटर्न टू स्टोर्स। तब क्या होगा कि जो ज्यादा आ गया था वो ज्यादा मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, दोबारा रिटर्न कर देते हैं। कहां रिटर्न कर देते हैं? दोबारा वो स्टोर डिपार्टमेंट में रिटर्न कर देते हैं। जब वो रिटर्न करते हैं उसके साथ एक नोट भेजा जाता है, इसके साथ एक नोट भेजा जाता है जिसका नाम है मटेरियल रिटर्न नोट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम द मटेरियल रिटर्न नोट। क्या होता है? द मटेरियल रिटर्न नोट एंड मटेरियल इशू रिक्वेजिशन शुड बी प्रिंटेड ऑन पेपर। ये दोनों क्या होगा? पेपर में प्रिंटेड होना चाहिए। किस तरह का पेपर में? ऑफ डिफरेंट कलर टू फैसिलिटेट डिस्टिंक्शन। एक्चुअली क्या होता है, रिटर्न नोट जो होता है और गुड्स रिक्वेजिशन जो होता है लगभग सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर सेम स्ट्रक्चर है तो कंफ्यूज होने का चांसेस रहेगा। इसलिए क्या होता है कि भाई दो जो है, एक रिक्वेजिशन और एक रिटर्न नोट, ये दोनों को अलग अलग कलर का पेपर में, मतलब अगर एक व्हाइट में हुआ तो दूसरा येलो में या रेड में, अलग अलग कलर का पेपर में प्रिंटेड किया जाता है, जैसे दोनों को डिस्क्रिमिनेट हो, डिफरेंट किया जाए। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका मटेरियल रिटर्न नोट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रिटर्न नोट का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहां जाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। मजा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? हो सकता है बोरिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, आगे एग्जाम है, पढ़ाई तो करना ही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मजा भी करते हैं। चलिए अब देखिए मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है? देखिए ए बी हमने बताया था कि दो डिपार्टमेंट था, ए एंड बी डिपार्टमेंट दो था। एक डिपार्टमेंट में ज्यादा मटेरियल उसने रिक्वेजिशन दे दिया था, ज्यादा मटेरियल उनके पास आ गया था। अब देखिए दूसरा जो डिपार्टमेंट है, मानिए कि ए डिपार्टमेंट में एक ए डिपार्टमेंट है और बी डिपार्टमेंट है, तो ए डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया, तो क्या कर सकते थे? ये डायरेक्ट स्टोर में भेज सकता था, स्टोर में, है ना, भेज सकता था स्टोर में। लेकिन क्या किया उसने? बी ने बोला कि भाई बी को मटेरियल चाहिए, तो उसने क्या किया? ए ने डायरेक्टली बी को मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। मतलब ए ने स्टोर में ना भेज के वो ओवर जो एक्सेस मटेरियल था उसने क्या किया? बी के पास सेंड कर दिया। बी को भी मटेरियल चाहिए था तो बी के पास मटेरियल सेंड कर दिया। तो अगर इस तरह से अगर मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं, अगर ये इस तरह से मटेरियल को ए से बी में या एक्स से वाई डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस समय ऐसे नहीं कर सकते ना कि भाई ऐसे मटेरियल हमारे पास ज्यादा आया था, चलो तुम उठाकर उसके डिपार्टमेंट में दे देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वो मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे घर का काम नहीं है कि इस रूम पे था, दूसरा रूम पे चाहिए था, वो वहां भेज दिया, ऐसा नहीं है। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बिल्कुल सिस्टम में काम होता है, तो सिस्टम में काम होगा तो आपको भी सिस्टम में ही चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। क्या बोला गया आपको? क्या बोला है? समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, जो अभी बताया आपको, सरप्लस मटेरियल रिलेटिंग टू वन जॉब इज ट्रांसफर टू अनदर जॉब।
विदाउट रिटर्निंग द सेम टू द स्टोर। स्टोर में ना भेज के हम सीधे सीधे ट्रांसफर कर देते हैं। व्हेन materials is transferred from one job to another without passing through store, the foreman, कौन बनाएगा? जो फोरमैन है उस डिपार्टमेंट का, ट्रांसफरिंग सच मटेरियल विल मेक आउट मटेरियल ट्रांसफर नोट। जैसे ट्रांसफर करेगा उसके लिए क्या करेगा? एक मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाएगा, इंडिकेटिंग द जॉब नंबर, जिसमें जॉब नंबर लिखा रहेगा, टू हुईज द मटेरियल आर ट्रांसफर, जिस जॉब में वो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसका नंबर जरूर लिखा रहेगा। जैसे हमने बताया आपको, ए डिपार्टमेंट से बी में जा रहा था तो ए डिपार्टमेंट जो नोट्स बनाएगा उसमें जॉब नंबर बी लिख के भेजेगा। दीज नोट्स आर ऑल्सो नंबर्ड सीरियली, इसमें भी सीरियली नंबर रहेगा, एंड आर मेड आउट ट्रिप्लीकेट, इसका भी 3 कॉपी बनेगा। 2 कॉपीज आर सेंड टू द रिसीविंग फोरमैन, मतलब जिस डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, जिस जॉब में भेजा जा रहा है उसका जो फोरमैन है उसके पास जाएगा 2 कॉपी। 1 कॉपी इज रिटेन बाय द फोरमैन प्रिपेयरिंग दिस नोट, मतलब 1 कॉपी अपने पास रखेगा, 2 कॉपी भेज देगा उस डिपार्टमेंट में और 1 कॉपी अपने पास रखेगा। तो 2 कॉपी उस डिपार्टमेंट में जो भेजा उसमें से 1 कॉपी जरूर स्टोर में भी भेजा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका। ये है भाई इसका स्ट्रक्चर, किसका? मटेरियल ट्रांसफर नोट का स्ट्रक्चर इस तरह से है, जिसमें पर्टिकुलर सीरियल नंबर, जॉब नंबर, डिपार्टमेंट क्या है, मतलब जहां जा रहे हैं उसका डिटेल्स, और जहां से जा रहा है मतलब यहाँ जिस जॉब से उसका नंबर वगैरह रहेगा। जैसे आपको जैसे एग्जांपल दिया था अभी, जैसे ए और बी दोनों का डिपार्टमेंट है, तो देखो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? फ्रॉम कौन सा? ए डिपार्टमेंट, ए जॉब। अब मान लो डिपार्टमेंट कुछ कोई भी डिपार्टमेंट हो, ए डिपार्टमेंट 1 है, इसमें नंबर ए से जा रहा है कहाँ? यहाँ जा रहा है। जॉब कहाँ? जॉब नंबर बी में ट्रांसफर हो रहा है। डिपार्टमेंट मान लो ये 2 है, 2 डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, तो जॉब नंबर ए से जॉब नंबर बी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये डिटेल्स लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए अब हम आएंगे बीन कार्ड। अब देखो बीन कार्ड बनाने के लिए या स्टोर लेजर बनाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए था उसके बारे में हमने तो डिस्कस कर लिया। आप लोगों को समझ में आया होगा, जरूर आ गया होगा, है ना? अगर नहीं आया होगा तो फिर मेरे को बताइएगा कमेंट्स करके, फिर हम ट्राई करेंगे और तरीके से समझाने की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। बीन कार्ड, बीन कार्ड क्या होता है? अब देखो बीन कार्ड क्या होता है। बीन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ रिसीव्ड, इश्यूज एंड quantitative records of issues, receipts and closing balance of the items of stores। मतलब इसमें क्या होता है आपको बताऊं, जैसे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, इसका आइडिया लग जाएगा। ये है आपका बीन कार्ड का स्ट्रक्चर। क्या होता है, कुछ कोई भी मटेरियल आपके पास आता है, पहले आया आपके पास, तो आप क्या करते हैं उसको इस बीन कार्ड में, जैसे कि ये डिटेल्स इसमें बीन कार्ड में ये सब रहेगा, लिखा रहेगा भाई, ये सब लिखा रहेगा। तो बीन आपका काम क्या है, बीन कार्ड में डेट लगाएंगे, जैसे यहाँ डेट लगाएंगे, यहाँ डेट लगाएंगे, और यहाँ क्या करेंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट्स नंबर लिखेंगे। यहाँ पे जो मटेरियल का क्वांटिटी कितना है वो लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में थोड़ा सा देखिए, आपको दिखाए, यहाँ देखिए, यहाँ आपका मटेरियल का डिस्क्रिप्शन रहेगा। जो मटेरियल आपने खरीदा है, जो मटेरियल आपका स्टोर में आ रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ रहेगा। यहाँ कार्ड का नंबर है, वो नंबर रहेगा। यहाँ नेम ऑफ आर्टिकल, क्या आर्टिकल है, क्या चीज है उसके बारे में, और उसका एक स्पेशल कोड भी दिया गया उस मटेरियल का, वो कोड नंबर यहाँ लिखा जाएगा। स्टोर लेजर, जिस स्टोर लेजर में हम इसको ट्रांसफर करेंगे उसका फॉलियो नंबर यहाँ रहेगा। तो फिर उस हिसाब से ये डिटेल्स लिखेंगे, कितना क्वांटिटी आया ये हम यहाँ लिखेंगे। स्टोर रिक्विजिशन नंबर, किस रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट में हम इशू कर रहे हैं, ये हो गया आपका मटेरियल आ गया। अब अगर हम इशू करेंगे, फिर यहाँ डेट लिखेंगे, डेट कॉलम में हम डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर रिक्विजिशन नंबर, जिस रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट में हम इशू कर रहे हैं मटेरियल, वो यहाँ लिखेंगे। कितना क्वांटिटी इशू कर रहा है वो लिखेंगे। तो आपके पास जितना मटेरियल आया था, रिसिप्ट में जितना था, रिसिप्ट क्वांटिटी आप यहाँ लिखेंगे। इस क्वांटिटी से जितना आपने इशू किया उस दिन, वो लेस करके यहाँ बैलेंस में आ जाएगा। फिर जितना बैलेंस पड़ा हुआ है, नेक्स्ट दिन आपने फिर दोबारा इशू किए, तो फिर यहाँ
आपका स्टोर इक्वेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे, फिर यहाँ बैलेंस लिखेंगे। इस तरह से ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये चलता रहेगा। फिर स्टोर वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन, जब आप स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे किसी मंथ के एंड पे, आप देखेंगे आपके यहाँ कितना पड़ा है बैलेंस में और एक्चुअल प्रैक्टिकली कितना पड़ा हुआ है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ है, तो आपके पास यहाँ समझ में आएगा आपको। या अगर कोई उसी आइटम का गुड्स ऑर्डर कितना किया हुआ है उसके डिटेल्स यहाँ पे आपका रहेगा। एक्सपेक्टेड डेट कब है, कब वो मटेरियल आपके पास आ जाएगा, या कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है, कौन सा डे में ऑर्डर किया गया, ऑर्डर नंबर क्या है, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि भाई ये मटेरियल इतना बैलेंस पड़ा है, कब आएगा वो मटेरियल, तब तक ये खत्म हो जाए तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है, मॉनिटर करके रखना है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इस पेपर में हर चीज प्रॉपर तरीके से रखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या बताया गया, इशू रिसीप्ट इशू बैलेंस जो है वो यहाँ मेंटेन किया जाता है। तो ईच रिसीप्ट इशू एंड रिटर्न रिकॉर्डेड ऑन बिन कार्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज 4 तारीख लिख दिया, फिर 10 दिन बाद फिर 2 तारीख का लिख दिया, इस तरह से नहीं होगा। 4 के 5, 6, 7, 8, 10, मतलब सीरियली वो क्रोनोलॉजिकली उसमें लिखा रहेगा बिन कार्ड में, डेट वाइज। ठीक है, लेटेस्ट बैलेंस इज शोन आफ्टर ईच रिसीव, जैसे रिसीव्ड हुआ या इशू हुआ उसके बाद जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ शो करेगा। ईच आइटम्स इज अकम्पेन्ड बाय सेपरेट बिन कार्ड, आपको जो बिन कार्ड आपको दिखाया, जैसे कि एक आइटम का बिन कार्ड होगा, अगर दूसरा अगर कोई मटेरियल आपके पास रॉ मटेरियल है तो उसके लिए और अलग एक बिन कार्ड मेंटेन किया जाता है। मतलब एक ही बिन कार्ड में हर तरह का आइटम आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तो अलग अलग सेपरेट बिन कार्ड आपको यूज करना पड़ेगा। दीज कार्ड्स आर मेंटेन बाय द स्टोर कीपर, तो बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है, स्टोर कीपर मेंटेन करते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझे बिन कार्ड क्या है, समझ में आया, क्लियर हुआ। एक चीज आपको बता दूं, बिन कार्ड में क्या होता है, वैल्यूज नहीं रहता है, मटेरियल का प्राइस या वैल्यूज वहां पे मेंटेन नहीं होता है। बिन कार्ड में सिर्फ उसका क्वांटिटी मेंटेन किया जाता है, कितना रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ और कितना बैलेंस पड़ा हुआ, वो डेट वाइज बिल्कुल आपका बिन कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, बिन कार्ड हम मेंटेन करते हैं, आपको समझ में आया होगा क्या क्यों हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि इतने सारे बात आपको बता दिया बिन कार्ड का क्या जरूरत है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो ही गया है। फिर भी देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स और नेसेसिटी ऑफ बिन कार्ड। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग बोर हो रहा है, लेकिन क्या करें, इसको खत्म करते हैं, फटाफट खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा धीरज रखिए। चलिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, चलिए रिकॉर्ड्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। अब देखिए इसमें क्या है कि स्टॉक का कितना वॉल्यूम आपके पास पड़ा हुआ है वो कहां से आपको मिलेगा, जो बिन कार्ड आप मेंटेन करते हैं, तो बिन कार्ड में आपका डेट वाइज बिल्कुल उसका रिसीप्ट इशू बैलेंस मेंटेन होता है, तो आपको वहां से मिल जाएगी भाई किसी भी डेट में कितना क्वांटिटी ऑफ, मतलब वॉल्यूम कितना आपके पास पड़ा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। इसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं तो फिर आपको फटाफट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, इंक्वायरी ऑफ डिस्क्रिपेंसी। बिन कार्ड में अगर हम मेंटेन करके रखेंगे हर दिन का जितना रिसीव हो रहा है, इशू हो रहा है या बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर हम फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करें और देखें कि कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है और आपका बिन कार्ड में कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, अगर दोनों सेम है, मैच हो गया, इसका मतलब है सही चल रहा है। अगर ऐसा ना हुआ, फिजिकली आप देखिए कुछ कम है या ज्यादा है, तो आप उसको वेरीफाई किस तरह से करेंगे कि भाई ये जितना क्वांटिटी है ये ज्यादा है, कम है या सेम है, जितना चाहिए था उतना ही है। वो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, बिन कार्ड चाहिए, जिसमें आप देखेंगे इतना एक्चुअली पड़ा हुआ है और बिन कार्ड में आपका लिखा है और प्रैक्टिकली कितना पड़ा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ज्यादा मतलब ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएंसी भी हो सकता है, तो आपको समझ में आएगा अगर आप बिन कार्ड मेंटेन करके रखेंगे तो। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, हेल्प टू टेक डिसीजन ऑन रीपरचेज। आपको देखिए आपको बताया, यहाँ देखिए
जो परचेज ऑर्डर वगैरह इसमें डिटेल्स वगैरह रहते हैं। यहाँ पे हर दिन का मेंटेन होता है बैलेंस, तो आपको ये बैलेंस देख के पता ही चल जाएगा कि भाई कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम तुरंत डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि हर टाइम हम फिजिकली जाएंगे, कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, हर चीज गिन गिन के देखेंगे, पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ कॉपी में पेपर में लिखा रहता है, तो उसको हम देखेंगे, उस तरह उसको देख के फटाफट अपना डिसीजन लेंगे कितना ऑर्डर करना है और कब खरीदना है ना। तो क्या होगा कि भाई हम डिसीजन ले पाएंगे रीपर्चेज करने का, मतलब मैक्सिमम कितना बैलेंस रहना चाहिए, मिनिमम कितना स्टॉक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, हर चीज वो बिन कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है। देखिए अब बिन कार्ड के ऊपर में लिखा हुआ मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर, डेंजर, सब लेवल आपको यहाँ लिखा हुआ है। इस लेवल के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में जब हम करेंगे तो उसमें हम ये लेवल के बारे में समझेंगे। तो जो भी है, तो ये मेंटेन किया जाता है कि भाई कितना मैक्सिमम रखना है, कितना मिनिमम हमको रखना है, मिनिमम कितना बैलेंस हमें होना चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, जब ऑर्डर करें कितना क्वांटिटी, और रीऑर्डर लेवल क्या है, मतलब रीऑर्डर लेवल का मतलब है इस लेवल में आते ही हमको ऑर्डर करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा इस ऑर्डर में हम आ गए हैं, वो आपको यहाँ पे बैलेंस कितना पड़ा हुआ है उसके बेस में आपको पता चल जाएगा, अरे भाई हम तो इस बैलेंस में आ गए, अभी ऑर्डर करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऑर्डर अब करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि भाई रीपर्चेज कब करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट देखिए एफिशिएंट स्टोर कीपिंग। बोला क्या गया, the code allotted to the particular item materials written in its bin card। bin card में एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अलग अलग कोड बना हुआ है, वो कोड लिखा रहेगा। there is no possibility of recording receipt, issue and any other item or material in that particular bin card। अब गलती से आया कुछ मटेरियल, आप दूसरा कुछ बिन कार्ड में उस मटेरियल का हिसाब किताब लिख दिए, अब तो गलत हो जाएगा, बैलेंस के साथ मैच नहीं करेगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ये मटेरियल आपको पता है ये तो है, लेकिन बाद में पता चला वो मटेरियल था ही नहीं, दूसरा मटेरियल आपने लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, प्रॉपर कोड लिख दिया ऊपर में मटेरियल का, तो कोड देख के आपको पता चल जाएगा ये मटेरियल अलग मटेरियल है, इस कोड में लिखना नहीं है, दूसरे कोड वाइज आपको लिखना है। तो कोड में आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मटेरियल इसका नहीं है, गलती से आप नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो सो बिन कार्ड हेल्प्स इन एफिशिएंट स्टोर कीपिंग। जो स्टोर कीपर है उसको काम करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि मतलब गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। नहीं, चलिए फिर आगे बढ़े। क्या बोला गया है, एड टू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या बताया गया आपको, बिन कार्ड क्या करता है, बिन कार्ड ऑलवेज शोज द अप टू डेट बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑफ ईच आइटम मटेरियल, हेल्प द इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बिन कार्ड क्या करता है, आपको हर दिन का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, हर डे की एंड पे अप टू डेट बैलेंस दे देते हैं। आपको जाके ढूंढ के, अब चलो ये लॉरी कितना 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 पड़ा हुआ, कितना मटेरियल मेरे पास है, रोज दिन आपको ढूंढना नहीं है, हर दिन के एंड पे आपको मिल जाएगा। बिन कार्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आया समझ में, हुआ क्लियर? चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अगर समझ में आ रहा है जरूर आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, तो आपके पास हर वीडियो पहुंच जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे और इसको खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।